नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में मार्च 2025 के जितने भी करंट अफेयर्स की घटनाएं घटित हुई है छत्तीसगढ़ में, जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इस करंट अफेयर्स में आपको खेल से संबंधित तथ्य मिलेंगे, शासन के महत्वपूर्ण निर्णय होंगे, प्रमुख योजनाएं होंगी, इंटरनेशनल क्रिकेट जो हमारे छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण स्टेडियम में खेला गया उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का प्रवास जो अभी हुआ है छत्तीसगढ़ में उसके बारे में चर्चा करेंगे। बजट के 2025 के बारे में चर्चा करेंगे 25-26। और बस्तर पंडुम, बस्तर दशहरा तो आपने सुना ही होगा। बस्तर पंडुम एक नया त्योहार के रूप में अच्छा फोकस में आया है, जो हमारे एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 होगा हमारा। सारे जो क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे, ताकि आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करने में इजी होगा। एमसीक्यू फॉर्मेट से आप लोग को एग्जाम में हेल्प मिलेगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन सेम एज इट इज आने की संभावना बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। छत्तीसगढ़ में ई ऑफिस प्रणाली के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए अंतिम तिथि क्या निर्धारित की गई है? छत्तीसगढ़ में जब विष्णुदेव सरकार बनी थी, भाजपा की सरकार बनी थी, तब दोस्तों विष्णुदेव सरकार के द्वारा कहा गया था कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी जाएगी जल्द से जल्द। तो उसके एक निर्धारित तिथि थी 31 मार्च। 31 मार्च को छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा फाइनल डेट दिया गया था कि सारी जितनी भी प्रक्रिया है उसको ऑनलाइन कर दी जाएगी, ताकि काम सुचारू रूप से हो सके और पारदर्शिता बनी रहे, ताकि कोई भी शासन प्रशासन का व्यक्ति किसी व्यक्ति को घुमाते ना रहे किसी कार्य के लिए। इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए ई ऑफिस प्रणाली, मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल और स्वागतम पोर्टल, इस पोर्टल का क्या नाम है दोस्तों? स्वागतम पोर्टल। ये देख सकते हैं यहाँ पे, है ना? इसका शुभारंभ किया गया है। देखो क्वेश्चन में क्या आएगा? स्वागत पोर्टल भी आ सकता है, शुभारंभ पोर्टल भी आ सकता है, ऑनलाइन पोर्टल भी हो सकता है, लेकिन नाम एक्चुअल नाम याद रखना है कि क्योंकि क्वेश्चन में कंफ्यूजन के क्रिएट करने के लिए ऐसा दे सकता है। 21 अगस्त 2024 को डिसीजन लिया गया था। इसका उद्देश्य कामकाज में पारदर्शिता लाना है, उसकी दक्षता को बढ़ाना है, ये उनके उद्देश्य है। ई ऑफिस प्रणाली की शुरुआत सामान्य प्रशासन विभाग से की गई है, हुई है। 31 मार्च 2025 इसका फाइनल डेट है, जो कि पास हो चुका है 31 मार्च 2025। सारे काम आपको आज से मतलब 31 मार्च के बाद से पूरी ऑनलाइन मिलेगी, ध्यान रखेंगे। इसकी मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 27 फरवरी 2025 को भारतीय जीव जंतु एवं कल्याण बोर्ड द्वारा आयोजित प्राणी मित्र जीवदया पुरस्कार में छत्तीसगढ़ से किसे प्राणी मित्र सम्मान मिला है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किसे मिला है प्राणी मित्र पुरस्कार, किसे मिला है छत्तीसगढ़ से? किसके द्वारा दिया गया है? भारतीय जीव जंतु एवं कल्याण बोर्ड। कहाँ दिया गया है? नई दिल्ली। 3-4 क्वेश्चन तो यही हो गए। मिस्टर अखिल जैन को यह पुरस्कार दिया गया है। अखिल जैन जी जो है वो मनोहर गौशाला चलाते हैं। एक गौशाला है जिसका 24 घंटे सुविधा ये देते हैं, जिसमें बीमार और बूढ़े हो चुके मवेशियों का ख्याल रखते हैं, इसकी पूरा देखभाल करते हैं। और ये मनोहर जोशी जी को यह अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है दोस्तों? प्राणी मित्र से अवार्ड से नवाजा गया है। किनके द्वारा दिया गया है मैं बता चुका हूँ, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के द्वारा दिया गया है। ठीक है, किस लिए दिया गया है? अखिल जैन को दिया गया। किस लिए दिया गया है? पशुओं के संरक्षण के लिए। ठीक है, पशुओं के संरक्षण के लिए 27 फरवरी को दिया गया नई दिल्ली में। आप ये ध्यान रखेंगे। इनके द्वारा गौमूत्र या गोबर से अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे मूर्ति, चटाई, अगरबत्ती, माला, ये सब प्रोडक्ट भी बनाए जा रहे हैं, है ना, जो कि हर्बल है। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के बारे में जान लीजिए इसी बहाने। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड जो है देश भर में पशु कल्याण कानूनों पर एक वैधानिक सलाहकार निकाय है। आप मुझे बताएंगे, अगर पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एक वैधानिक निकाय होती है दोस्तों, और एक संवैधानिक निकाय होती है। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर करिए। संवैधानिक निकाय क्या होता है और वैधानिक निकाय क्या होता है? वैधानिक निकाय वो होता है जो किसी अधिनियम के तहत कोई आयोग बनाया जाता है, किसी अधिनियम के तहत आयोग बनाया जाता है। संवैधानिक निकाय क्या होता है? जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है। आपका जो पीएससी है, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एक आयोग में एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, इसलिए उसको संवैधानिक आयोग बोला जाता है। ये वैधानिक आयोग किसी नियम के तहत, किसी बिल के तहत, एक्ट के तहत बनाया जाता है, उसको वैधानिक बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। हाँ, ठीक है। कि धारा के तहत वो किया गया, किसकी प्रेरणा से बनाया गया? श्रीमती रुक्मणी देवी अरुंडेल, ये एक प्रख्यात मानवतावादी थे। उनके प्रेरणा से ये जो बोर्ड को गठन करने का निश्चय किया गया। बोर्ड जीव जंतु कल्याण संबंधी प्रावधानों का सुचारू रूप से पालन सुनिश्चित करने,
जीव जंतु कल्याण संगठनों को अनुदान प्रदान करने के साथ साथ जीव जंतु कल्याण संबंधी मामलों पर भारत सरकार को सलाह भी देता है, डेफिनेटली सलाह देता है ना। बोर्ड पिछले 60 वर्षों से काम कर रहे हैं। बोर्ड के सदस्य के बारे में जानिए। ठीक है, टोटल 28 सदस्य होते हैं इसके। टोटल 28 सदस्य होते हैं, जिनमें से 6 संसदीय होते हैं। संसदीय में 2 राज्यसभा के आपके, ठीक है, और 4 लोकसभा के। संसदीय सदस्य 6, कुल मिला के 28। बाकी क्या लोग, बाकी कैसे रहेंगे? बाकी जो है वो अपने अपने क्षेत्र के प्रख्यात लोग रहेंगे जीव जंतु के क्षेत्र में। 3 वर्ष की इनकी सदस्यता होती है। इसी बहाने आपने पूरे जंतु बोर्ड के बारे में जान लिया। ठीक है, 2 पुरस्कार के बारे में बताया गया था, एक प्राणी मित्र पुरस्कार, एक जीव दया पुरस्कार। अखिल जैन जी को प्राणी मित्र पुरस्कार मिला है। ठीक है, 1966 से प्रारंभ किया गया है। 54 व्यक्तियों को अभी तक दिया जा चुका है। क्यों? संरक्षण के असाधारण योगदान के लिए, पशु संरक्षण के असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। जीव दया पुरस्कार 2001 में स्थापित किया गया था। पशु प्रेमियों के योगदान के लिए और उसको पहचान दिलाने के लिए, सराहना के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। 12 व्यक्तियों को यह अवार्ड दिया गया। तो इसी प्रकार से ये तीनों चीजें कवर हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। हाल ही में नीति आयोग क्या है बताएंगे? इसके अध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? सुमन बेरी इनके अध्यक्ष हैं। ठीक है, नीति आयोग को थिंक टैंक कहा जाता है, भारत का थिंक टैंक कहा जाता है। नीति आयोग जो है कोई संवैधानिक निकाय नहीं है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, संवैधानिक निकाय नहीं है ना। इसका कोई आर्टिकल नहीं है, कोई एक्ट नहीं है। ठीक है, नीति आयोग जब चाहे तब सरकार के द्वारा फिनिश किया जाता। नीति का फुल फॉर्म बताएंगे आप? नीति का फुल फॉर्म मुझे बताएंगे? नीति आयोग का ये हिंदी नाम नहीं, ये इंग्लिश नाम है, NITI। कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। ठीक है, नीति आयोग का फुल फॉर्म बताएंगे। इसके अलावा नीति आयोग के बारे में, ये जो है इसको थिंक टैंक कहा जाता है, और ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट में मॉनिटर किया जाता है। तो बस्तर जैसे जिला है, बस्तर, कोंडागांव, सुकमा, बीजापुर, सरगुजा के कुछ जिले है ना, कोरबा है, या इस तरीके से जिले हैं, उसकी मॉनिटरिंग करती है। देश भर में ये चीजें होती है ताकि कैसे बेहतर तरीके से उस जिलों का विकास किया जा सके, आदिवासियों का विकास किया जा सके। तो इनको 3 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। कितने करोड़ की राशि? 3 करोड़ रुपए की राशि दी गई है बस्तर जिला को। क्यों दी गई है भाई 3 करोड़ की राशि? आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर को शिक्षा में उत्कृष्टता बस्तर सोचिए के लिए नीति आयोग ने 3 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया है। नीति आयोग ने शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, सीखने को आकर्षक बनाने के लिए, शिक्षा प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग के लिए, और मजबूत शिक्षक छात्र संबंध जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसको बढ़ावा देने के लिए, जिससे छात्रों का समग्र विकास हो गई। समग्र मतलब इंटीग्रेटेड होलिस्टिक डेवलपमेंट, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बस्तर जिले को 3 करोड़ रुपए का राशि दिया गया है। 3 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया गया। आप सोचिए, इससे क्या होगा? वहां पे कार्यरत अधिकारी कर्मचारी जो है, जैसे अधिकारी के रूप में आपके IAS अधिकारी होंगे, आपके PCS अधिकारी होंगे, उन लोगों ने जो मेहनत करी है उसको एक मोटिवेशन के तौर पे दिया जाएगा, ताकि और बेहतर शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया जा सके, निवेश किया। इससे क्या होगा? डिजिटल बोर्ड खरीदा जा सकता है ना। टीचरों को प्रोत्साहन के रूप में अलग अलग टैबलेट वगैरह दिए जा सकता है, ताकि और बेहतर शिक्षा कराया जा सके। तो ये फायदे हैं। तो 3 करोड़ की राशि बस्तर को इस प्रकार से मिला है। छत्तीसगढ़ के बस्तर को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, आपको पता है आकांक्षी जिला बोला जाता है हिंदी में इसको। आकांक्षी जिला प्रोग्राम के तहत यह राशि दी गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बस्तर को 3 करोड़ की राशि। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, छत्तीसगढ़ का पहला हस्तलिखित बजट। हस्तलिखित बजट कहते ही आप सभी को पता होगा। सबसे पहले निर्मला सीतारमन ने पेश किया था दोस्तों। निर्मला सीतारमन कौन है बताओ? निर्मला सीतारमन आपकी भारत की वित्त मंत्री है। ठीक है, हालांकि इनका पॉलिसी से बहुत लोग नाराज हैं, लेकिन निर्मला सीतारमन ने पहली बार 2019 में पेश किया था हस्तलिखित। छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हुआ है। जो यहाँ के जो क्या कहना चाहिए, OP चौधरी है वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार के, उनके द्वारा हाथों से लिखा हुआ बजट पेश किया गया है। ठीक है, हाथों से लिखा हुआ बजट पेश किया गया है। और एक चीज और बता दूं, OP चौधरी पूर्व में IAS अधिकारी रहे। रायपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर जैसे जिलों में इन्होंने सेवाएं भी दी है। बस्तर में नहीं दिया है, दंतेवाड़ा और रायपुर जैसे जिलों में सेवाएं दिए हैं, और त्यागपत्र देकर के राजनीति ज्वाइन किए थे। और अभी वर्तमान में एक बार चुनाव हारने के बाद दोबारा जीते तो वित्त मंत्री बने हैं। और हालांकि OP चौधरी का काफी क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, क्योंकि चुनाव जीतने के पहले बहुत सारे प्रॉमिस किए थे युवाओं को, अभी वर्तमान में नहीं कर पा रहे हैं, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन उनके द्वारा जो प्लान किया गया था नालंदा लाइब्रेरी,
है ना, ये इनकी ही देन है, ओपी चौधरी का। और आपके जिले में अगर आप जसपुर से पढ़ रहे हैं, बस्तर में पढ़ रहे हैं, सुकमा में पढ़ रहे हैं, इनकी ही सोच, देखो सोच बहुत बड़ी चीज है, सोच बड़ी चीज है। अगर आप सोच लेते हो तो उसको करने के लिए ठान लेते हो और करने की दिशा में काम करते हो। तो उनकी सोच के करना, हर जिले में, छत्तीसगढ़ के सभी जिले में, 33 जिले में, लगभग 33-34 जिले में लाइब्रेरी खुलने जा रहा है। लगभग 20 जिलों में तो खुल चुके होंगे। रायगढ़ में दूसरा महत्वपूर्ण नालंदा लाइब्रेरी खुल रहा है, रायपुर में तक्षशिला लाइब्रेरी है। तो इसी प्रकार से लाइब्रेरी से क्या है, लोगों को पढ़ने के लिए एक आसान सा स्पेस मिल जाता है, ये उन्हीं के कारण है। क्वेश्चन नंबर 5 पे, छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 की थीम क्या है? गति ज्ञान प्रगति, बताएंगे। गति ज्ञान प्रगति, लगभग सभी चीज सेम लग रहा है, तो ये अपना आंसर है प्रगति। प्र को छोड़ दीजिए, ये गति ऐसा। तो इसका भी फुल फॉर्म है, प्र को छोड़ दीजिए। ग से गुड गवर्नेंस, ठीक है, अच्छा सुशासन। ए से एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मतलब तेजी से, एक्सीलरेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अधोसंरचना। टी से क्या है, टेक्नोलॉजी। आई से क्या है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो ये 4 प्रकार की चीजों को शामिल किया गया। इससे पहले क्या हुआ है, गति था, सॉरी इसके पहले गति नहीं, इसके पहले ज्ञान था, ज्ञान। इसके पहले वाला जो बजट था 2024-25 का, उसका ज्ञान था। इस ज्ञान का भी फुल फॉर्म हुआ करता है, अगर आपको ध्यान होगा तो, गरीब, युवा, और ए से मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, और उसके बाद एन से नारी था। गरीब, युवा, एन से नारी। ए का मतलब आप बताएंगे, ए का कमेंट बॉक्स में आप देख करके बताइए ए का मतलब क्या था। क्वेश्चन नंबर 6 है, कानून व्यवस्था को अधिक बेहतर बनाने के लिए नवा रायपुर में एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र के उन्नयन के लिए कितने करोड़ का बजट का प्रावधान रखा गया है? देखो अभी बजट जब पास किया गया, ओपी चौधरी के द्वारा दिया गया, तो एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र, ताकि कानून व्यवस्था को बेहतर किया जा सके राज्य में, उसके लिए बजट पास किया गया। तो कितनी राशि दी गई आप बताएंगे? देखिए 40 करोड़ की राशि आवंटित की गई है ना। नया रायपुर में बनाया जाएगा इसका वो सेंटर जो है, ताकि कानून व्यवस्था बेहतर किया जा सके और एक ही जगह पूरी चीजों की मॉनिटरिंग हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 में नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए कितने, नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ का बजट प्रावधान है? देखो ये हमारा छत्तीसगढ़ का मैप है, अगर देखे थे ऊपर सरगुजा है, नीचे आप 2 संभाग को ले लीजिए, है ना, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़ जो भी है, और इधर बस्तर है, और ये आपका सरगुजा। सरगुजा में अनेक प्रकार की सिंचाई परियोजनाएं, अनेक प्रकार की नदियों हैं, है ना, जहां से बेहतर फसल होते हैं। लेकिन बस्तर में अकेला एक नदी है, इंद्रावती नदी। मैं आपको पूछूंगा तो कि कोई सिंचाई परियोजना आप बस्तर में कोई नाम नहीं ले पाएंगे। एक बोधघाट परियोजना बनाने का प्रयास किया गया था कांग्रेस सरकार के द्वारा, जो लगी 30-40 वर्षों से चल रहा है, लेकिन वो भी असफल रह गया। इंद्रावती नदी आती है, बह जाती है, यहाँ पे कोई बेहतर वो नहीं है, क्या कहना चाहिए, सिंचाई परियोजना नहीं है। और ऐसे जिले हैं जहाँ 0% इरिगेशन है। अब सोच सकते 0% इरिगेशन में क्या डेवलपमेंट होगा किसानों का। तो इसको बेहतर करने के लिए 1500 करोड़ रुपए, 1500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है इस बजट में, ठीक है। इसके द्वारा क्या है, अलग अलग जगहों पे बेहतर तरीके से सिंचाई परियोजना लागू की जाए, जो कि बहुत जरूरत थी छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ 8वां नंबर है, देखिए छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 में सर्वाधिक व्यय किस विभाग पर किया जाएगा? छत्तीसगढ़ बजट में हर विभाग का एक बजट होता है दोस्तों। तो अभी जो दिया गया टोटल हमारे स्टेट का बजट का अमाउंट क्या बताएंगे? 1,65,000 करोड़, 1,65,000 करोड़ रुपए का हमारे स्टेट का बजट है, ठीक है। तो स्कूल शिक्षा विभाग को लगभग, मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ, 10,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इनके मंत्री कौन है आप बताएंगे? इनके अभी वर्तमान में मंत्री कौन है? स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है बताएंगे, है ना। क्योंकि 14,000 शिक्षक भर्ती है कि 28,000 शिक्षक भर्ती अभी लटका हुआ है। काफी युवा लोग जो है रोष में है। 2800 शिक्षकों को निकाल दिया गया है, बीएड वाले लोगों को डीएड के जगह में जो भर्ती हो गए थे। ये सारे मुद्दे चल रहे हैं, इसलिए हॉट टॉपिक भी है। और इसको जो है बड़ा बजट दिए तो रिक्रूटमेंट आने की संभावना है। ये बजट से आपको ऐसा पता चलता है। बजट 2025-26 के बारे में और देख लेते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन समझने और अगर पेपर में आता है तो उसको जानने में आसानी होगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने बजट पेश किया है। कौन से क्रम का है? ये पहला क्रम का नहीं, दूसरे क्रम का बजट है, ठीक है। 3 मार्च 2025 को पेश किया गया। ये कौन से क्रम का बजट है? 25वां क्रम का है। देखो 2000 में
हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश राज्य से पृथक हुआ था, तो 2000 में नवंबर महीने में हुआ था, आपको बता दूं। और अभी 2025 है, तो अगर 2000 में बजट पेश किया होगा 2025 में भी, तो ना 26वां क्रम का हो जाता। तो 2000 में बजट पेश नहीं किया गया था, 2001 में पहली दफा बजट पेश किया गया, उसके बाद 2025 से मतलब 2025 तक पेश किया गया, तो 2025 के हिसाब से 25वां क्रम का हुआ। समझ में है ना, 2001 से लेके 2025 तक। क्लियर? ठीक है। आगे देखिए, ये दूसरा बजट था ओपी चौधरी का, ठीक है। और हाँ, एक और चीज, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ना, छत्तीसगढ़ में क्या होता है जनरली, वित्त मंत्री का जो विभाग है ना, वो मुख्यमंत्री लगते हैं। भूपेश बघेल भी थे तो खुद वो बजट पेश करते थे, क्योंकि वो वित्त मंत्री भी थे। अभी जो भाजपा सरकार में क्या हुआ कि वित्त मंत्री अलग इंसान को बनाया गया, जिसे मुख्यमंत्री के पास नहीं है। अच्छी बात भी है, लोड कम रहेगा और अच्छे से ध्यान भी दिया जा सकता है। तो जो थीम था दोस्तों, प्रगति करके मैंने बताया, तो जी फॉर गुड गवर्नेंस, ए फॉर एक्सिलरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, अधोसंरचना बोलते हैं हिंदी में, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ठीक है, प्रौद्योगिकी, आई फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इस थीम पे है, ध्यान रखेंगे, है ना। बजट का आकार मैंने बताया 1,65,000 करोड़, आपको ध्यान रखना है, ये हमारे बजट का आकार है। बजट विशेष के बारे में जानिए, छत्तीसगढ़ में पहली बार कंप्यूटर टाइप बजट की जगह पर हस्तलिखित बजट, हाथ से लिखा हुआ बजट पेश किया गया है। 100 पृष्ठों का यह बजट था, ठीक है। पहली बार सीतारमन ने पेश किया 2019 में, मैंने इसको बता दिया है। इसमें जबरदस्त कविता है, उस कविता को मैं पढ़ता हूँ। इस कविता में कहा गया है, एक क्या कहा गया है, हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक युवा है ना, आशुतोष, वो विधानसभा में काम करते हैं छत्तीसगढ़ के, उनके द्वारा लिखा गया है, और इसको पढ़ते हैं। कोई जो पूछे शौर्य का पर्याय, तो तुम वीर नारायण गुंडाधुर की तलवार लिख देना। कोई जो पूछे शौर्य का पर्याय, तो तुम वीर गुंडाधुर की तलवार लिख देना, वीर नारायण गुंडाधुर की तलवार लिख देना। कोई जो पूछे समानता का पर्याय, तो तुम गुरु घासीदास महान लिख देना। कोई जो पूछे राम राम का पर्याय, तो तुम छत्तीसगढ़ में जय जोहार लिख देना। जय जोहार साथियों। और कोई जो पूछे चारों धाम का पर्याय है, तो तुम मेरे छत्तीसगढ़ का नाम लिख देना। तो ये जो है वो एक आशुतोष, इसको पूछा जा सकता है पेपर में, एक आशुतोष करके लड़का है जो विधानसभा में काम करते हैं, उनके द्वारा यह कविता लिखा गया है। तो ये जो बजट पेश करने से पहले ओपी चौधरी जी जो है इस कविता को पढ़े थे, काफी अच्छा है, मेमोरेबल है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का 2 दिवसीय प्रांतीय सम्मेलन हुआ है, ठीक है। कितना दिवसीय? 2 दिवसीय। यह किस क्रम का प्रांतीय सम्मेलन है? देखिए, 1 से 2 मार्च को यह प्रांतीय सम्मेलन हुआ है 2025 में, ठीक है। रायपुर के एक वुड कासल करके होटल है, ठीक है, वहाँ वो इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। अभी क्रम बताएंगे, 8वें क्रम का है, ध्यान रखेंगे। आइए इसको देखते हैं। 8वें क्रम का है, 1 से 2 मार्च के बीच हुआ है, होटल वुड कासल है ना, तेली बांधा के पास है, मैग्नेटो मॉल जाते हैं उस दिशा में है। सम्मेलन के अध्यक्ष रामेश्वर वैष्णव, पर इस आयोग के अध्यक्ष यही होंगे, रामेश्वर वैष्णव, आपको ध्यान रखना है, पेपर में आ सकता है, राजभाषा आयोग का। और क्या ये राजभाषा आयोग का काम क्या है, इसके बारे में देखते हैं। छत्तीसगढ़ भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कराकर राज्य की राजभाषा का दर्जा प्राप्त करना। अभी भी छत्तीसगढ़ राजभाषा को राजभाषा का दर्जा नहीं मिला है, तो इनका उद्देश्य है कि राजभाषा का दर्जा दिलाया जाए, ताकि इसको उस तरीके से इसके वर्णों को, शब्दों को, अक्षरों को संजोया जा सके, और इसके तहत फंड भी मिलेगा, मान्यता भी मिलेगा, छत्तीसगढ़ी भाषा को मान्यता मिलेगा, वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी। छत्तीसगढ़ का प्रचलन, विकास, राजकाज में उपयोग। देखिए, प्रचलन मतलब बात करेंगे तो प्रचलन में आएगा, कामकाज में आएगा, अगर ऑफिसर लेवल पे भी ये चीजें होंगी तो कागज में आएगा, लोगों को समझने में आसानी होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 70-80% लोग जो छत्तीसगढ़ी जानने वाले हैं, है ना। ये चीजें छत्तीसगढ़ी तो लगभग सभी जानते हैं, हालांकि बस्तर के दिशा में छत्तीसगढ़ी कम जानते हैं। छत्तीसगढ़ी को पाठ्यक्रम में शामिल करना। तो देखो, पाठ्यक्रम में क्या, एक चैप्टर पढ़ाने से छत्तीसगढ़ को सभी जो लोग हैं वो भी जानने लगेंगे, बच्चे कम उम्र से ही जाने लगेंगे छत्तीसगढ़ी, अलग अलग जो जिलों में रहते हैं वो। थीम क्या है इसका? छत्तीसगढ़ी पढ़बो, लिखबो, गोठियाबो और बगराबो। छत्तीसगढ़ी पढ़बो, लिखबो, गोठियाबो और बगराबो, ये थीम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है।
तो दोस्तों राजभाषा आयोग का काम जो है आप लोगों को पता है कि इसको राजभाषा का दर्जा दिलाना है। तो इसके अध्यक्ष का नाम जान लीजिए, ठीक है? रामेश्वर वैष्णव, 8वें क्रम का यह प्रोग्राम हुआ था। तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में हसदेव क्रिएटर का शुभारंभ किया गया? हसदेव क्रिएटर जबरदस्त चीज है, अभी इसके बारे में डिटेल से बताता हूँ। देखो, जांजगीर जिला में शुरू किया गया है, जांजगीर जिला के कलेक्टर ने शुरू किया है। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया गया है, लेकिन कलेक्टर के द्वारा किया गया है। इसको पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के क्षेत्र के युवाओं को उनकी रचनात्मकता को निखारने के लिए ग्लोबल मंच मिल गया है। मुख्यमंत्री यशोमती साहब ने जांजगीर में हसदेव क्रिएटर हब का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सी मार्ट परिसर में स्थापित इस अत्याधुनिक स्टूडियो से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर काफी आजकल नाम सुना जा रहा है ना, क्रिएटर्स, कंटेंट राइटर्स, इसमें अच्छे खासे जॉब भी है। वीडियो एडिटिंग का कितना बेहतर जॉब है, नए नए वीडियो जो आप देखते रहते हैं यूट्यूब में। हमारा भी ये चैनल में जो वीडियो डल रहा है, कितनी खास तरीके से वीडियो एडिट करके डल रहा है, पॉडकास्ट डलते हैं, आप सभी देखते भी हैं। तो उसी के बारे में क्रिएटर्स गायकों को अपनी सृजनशीलता, रचनात्मकता को देश विदेश के सामने लाने और उसे निखारने का ग्लोबल मंच मिलेगा। इस मौके पर उन्होंने स्टूडियो में पॉडकास्ट के माध्यम से इंटरव्यू भी दिया। देखिए क्या खास बात, उन्होंने पॉडकास्ट के माध्यम से इंटरव्यू भी दिया है, ठीक है। हमारे चैनल में भी काफी सारे एक्सपीरियंस का पॉडकास्ट है जिन्होंने सक्सेस हासिल किया है। ऑल इंडिया रैंक 1 का भी हमने पॉडकास्ट किया हुआ है, सिर्फ इसीलिए कि भाई उनके संघर्ष के क्या मायने रहे हैं, क्या नुकसान रहे हैं जो उन्होंने किया है, क्या गलतियां करी है अपने एग्जाम में, और उससे आप कैसे बेहतर फायदा उठा सके, उसके लिए है, ताकि आपको मोटिवेशन मिले। आगे देखते हैं। स्टूडियो में बनाया गया है ऑडियो लैब। तो ये ऑडियो लैब भी है वहाँ पे, ठीक है, हाईटेक सुविधा है। इन लोगों को सभी प्रकार के उपकरण है, कंप्यूटर है, कैमरा है, ये सभी चीजें दी गई है। वहाँ आप जाके रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप जांजगीर जिले के साथ बाहर के भी हैं तो भी आपको जगह मिल जाएगा। ऐसे क्रिएटर्स रायपुर, भिलाई में, धमतरी में, बस्तर में, सरगुजा में, सभी जगह खुलना चाहिए, जो छत्तीसगढ़ सरकार प्रयास करी। बहुत अच्छी चीज है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संभाग में 200 से अधिक रॉक पेंटिंग मौजूद है? बताएंगे। रॉक पेंटिंग देख के आप सरगुजा ना चले जाना, रायगढ़ ना चले जाना, ये है अपने बस्तर में, ये है अपने बस्तर में। 200 से ज्यादा रॉक पेंटिंग बस्तर में मिले हैं, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को ने अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? कुछ समय पहले बस्तर के 2 जगह, धुड़वारास, ठीक है, और चित्रकूट, इनको कम्युनिटी टूरिज्म का अवार्ड मिला था। कम्युनिटी टूरिज्म और एडवेंचर का मिला था अपने को धुड़वारास को, और कम्युनिटी टूरिज्म का मिला था चित्रकूट को। आप सभी को याद होगा, है ना, जो कि यूनेस्को के वर्ल्ड टूरिज्म सूची में आया था। ये धुड़वारास काफी फेमस हो गया। तो ये धुड़वारास कौन से नेशनल पार्क में आप बताएंगे? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में ये धुड़वारास है, और यूनेस्को के अस्थायी सूची में इसको शामिल भी किया गया है। ये गर्व की बात है। इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। हाल ही में कांगेर घाटी को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में स्थान दिया गया है, जिससे इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आप समझिए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने से पहले उसका अध्ययन करना होता है। इसके लिए इन्होंने एक रिजर्व रखा है, एक रिजर्व टेंटेटिव लिस्ट जारी किया जाता है, ठीक है। राज्य के मुख्यमंत्री ने इसके लिए उपलब्धि के लिए बधाई भी दी है, गर्व व्यक्त किया है। जैव विविधता संरक्षण, जनजाति संस्कृति संवर्धन, इको पर्यटन, है ना, वहाँ नेचुरोपैथी भी चालू हो रहा है, जो कि नेचुरल तरीके से आपकी हीलिंग होगी, कोई भी समस्या होगा। कांगेर नेशनल पार्क की भूमिका पर प्रकाश डाला। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक मान्यता से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बस्तर और छत्तीसगढ़ को प्रतिष्ठा मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगा। इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है दोस्तों, ताकि अगले कोई भी क्वेश्चन इस पार्ट से आए तो आपका बनना चाहिए। मैं ये डिटेल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा तो आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन लेके आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन ये चीज नहीं करना है। कांगेर नेशनल पार्क में 3 महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर यूनेस्को सूची में अर्हता प्राप्त की। पहला है प्राकृतिक सौंदर्य। प्राकृतिक सौंदर्य कैसे? परिदृश्य, मतलब देखते जो है, झरना है, घाटियां है। अगर आप कोई आए होंगे तो वहाँ देखेंगे कि तीरथगढ़ झरना है, और भी झरने हैं जो अभी भी खोजा भी नहीं गया है, देखने में बड़ा मनोरम है। घाटियां हैं बड़ी अच्छी अच्छी। उसके अलावा भूवैज्ञानिक महत्व कैसे? अद्वितीय चट्टाने हैं, संरचनाएं, चूना पत्थर की गुफाएं हैं। गुफाएं यार, कुटुमसर गुफा चूना पत्थर की जबरदस्त तरीके से। जैव विविधता है कैसे? दुर्लभ प्रजातियां सहित समृद्ध वनस्पति और जीव है। वहाँ अंधी मछली है,
ऐसे ऐसे चीज है वहां पे। उसके अलावा और देख लीजिए, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताता हूँ आपको। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। यह अपनी जैव विविधता, घने जंगल, अद्भुत गुफाएं के लिए फेमस है। इस उद्यान का नाम यहाँ बहने वाली कांगेर नदी से है। कांगेर नदी के कारण कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान पड़ा है, ध्यान रखेंगे। छोटी सी नदी, बहुत लंबी नहीं है। यह लगभग 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 200 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। 1982 में स्थापित हुआ है। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है इनको। यह क्षेत्र साल, सागौन, बांस वृक्षों से आच्छादित है। और यहाँ 555 से अधिक शाकाहारी प्रजातियां, जिनमें से 45 दुर्लभ है। शाकाहारी प्रजातियां पूरी 555, अभी तक नहीं आए तो जरूर है। इनमें 3 प्रसिद्ध चूना पत्थर गुफाएं हैं। इसको कुटुमसर गुफा है, सभी लगभग देखे होंगे। बरसात के समय बंद रहता है, बाकी समय खुला रहता है। अगर आप अभी देखना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास मौका है, ये जून तक खुला रहेगा। जून के बाद बारिश में बंद हो जाता है। कैलाश गुफा है, कुटुमसर गुफा के इधर ही है, तिरिया की तरफ है, ठीक है। दंडक गुफाएं हैं, जो 3 प्रकार के अलग अलग बड़े बड़े गुफाएं, और भी गुफाएं। माना जाता है ये सबसे बड़ा गुफा है दुनिया की, सबसे बड़ा गुफा, ठीक है। जो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट के लिए प्रसिद्ध है। ये एक चूना जो बना हुआ है ना, उसका स्ट्रक्चर उसका है। इसका इमेज आप इंटरनेट पर सर्च करने की कोशिश करें, जबरदस्त तरीके से दिखेगा। यहाँ तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है, जो कि पर्यटक आकर्षण केंद्र है। बड़ी संख्या में जनजाति लोग यहाँ रहते हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, काफी समय पहले से जंगल में रहते हैं, तो आदिवासी भाई बंधु है जिन्होंने संजो के रखा है। आप सभी लोग, शहर के लोग तो पेड़ को काट देते हो, तो गांव के लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि भाई आप लोग को हवा दे, है ना। क्वेश्चन नंबर 13, बस्तर पंडुम 2025 के लोगों का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? बस्तर पंडुम 2025 अभी काफी अच्छे तरीके से पूरे बस्तर में मनाया जा रहा है। इससे पहले बस्तर में एक और प्रोग्राम हुआ था, उस प्रोग्राम का नाम बताएंगे, जिसमें अमित शाह जी आए थे, ठीक है। और अभी हम बस्तर पंडुम के बारे में बात करें, वर्तमान में फिर से अमित शाह जी इसी के लिए आए। तो मुख्यमंत्री ने फिलहाल इसका अनावरण किया है, ये देख लेते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अनावरण किया है। समापन अमित शाह जी करेंगे, ध्यान रखेंगे। समापन जो है अमित शाह गृह मंत्री ने 5 अप्रैल 2025 को दंतेवाड़ा में किया गया है। दंतेवाड़ा के हाई स्कूल मैदान में इनका समापन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं 5 अप्रैल को, ठीक है। बस्तर पंडुम 2025 का आयोजन कब से कब तक किया गया है, देखेंगे इसको। क्या ये प्रोग्राम जो है वो शुरू हुआ था 12 मार्च से, ध्यान रखेंगे। शुरू हुआ है 12 मार्च से, लेकिन 3 अप्रैल को खत्म होने वाला था, लेकिन 3 अप्रैल को खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। ये प्रोग्राम है 4 अप्रैल को खत्म हुआ है, एक दिन एक्सटेंड हो गया था। और 5 अप्रैल को हमारे अमित शाह जी जो है, जो कि गृह मंत्री है, वो दंतेवाड़ा आए थे और उनके द्वारा ये प्रोग्राम का समापन किया गया। उसको जिनको जिनको जो अवार्ड लेना था, उनको अवार्ड दिया गया। बस्तर बंडों के लोगों में निम्नलिखित कौन सा वृक्ष चित्रित नहीं है? साल का, ताड़ी का, सल्फी का। किसी ने अगर बस्तर बंडों का थीम देखा होगा, मैं ये इमेज दिखाता हूँ, कहाँ है वो ये, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेलिंग कर लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा वृक्ष नहीं, आंसर भी पता चल जाएगा। ये देखिए बस्तर बंडू है ना, दंतेवाड़ा संभाग के समापन यहाँ दंतेवाड़ा में हो रहा है। और ये इमेज देख लीजिए, इस प्रकार से नृत्य किया जा रहा है। 7 अलग अलग प्रकार के इवेंट यहाँ पे हुए हैं। अब देख लेते हैं बस्तर बंडूम का ओवरऑल लोगो। बस्तर बंडूम, ठीक है। ये क्या है बताइए? तोड़ी, इसको बजाया जाता है। तुरही भी बोला जाता है और तोड़ी भी बोला जाता है, ठीक है। ये क्या है? बाइसन हार्न मुकुट, मारिया जनजाति के द्वारा जब नाचने के समय लगाया जाता है, जो ढोलक बजाता है, ठीक है। जो ये बाजा होते हैं ना, इससे बाजा होते हैं ना, ये इधर डमरू, उधर डग 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 बजाते हैं, उसके द्वारा ये लगाया जाता है, ठीक है। अब देख ले तो उसके बाद, हाँ इसमें देखो, ये बस्तर पंडुम, पंडुम का क्या मतलब? यह गोंडी शब्द है, यह गोंडी शब्द है, जिसका अर्थ होता है बस्तर का त्योहार, उत्सव। बस्तर पंडुम मतलब, पंडुम मतलब उत्सव होता है या फिर त्योहार होता है, ठीक है। तो इसको बस्तर का उत्सव कहा जाता है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, 2 पार्ट में आप लोग देख लेना, बट इससे आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। पीतल का मुकुट कौन सा है? ये है पीतल का मुकुट अपना, ये मैडम पहनी है पीतल का मुकुट, ठीक है। ये है आपका यही वाला, ठीक है। ये जो बाजा बजा रहे हैं, बिल्कुल मैं जो बोला है ना, ये वही बाइसन हॉर्न है। उसके अलावा देखिए, पेड़ देख लीजिए, पेड़ है ना, पेड़ पेड़, ये देखो जो लंबा है ना, ये नारियल पेड़ जैसे जो दिख रहा है ना, वो है ताड़ी का पेड़, ठीक है। और ये जो देख रहा है, ये ये है सल्फी का पेड़। अगर आप बस्तर आएंगे तो सल्फी रस जरूर पी लीजिएगा,
बड़ा अच्छा है, पेट को ठंडा रखता है ना। तो ये सल्फी का पेड़ है। और इसमें क्या है, पता है सल्फी निकालते कैसे हैं? यहाँ पे ना ऐसे करके मटका रख देते हैं, मटका ऐसे लटका देते हैं, तो वहां से मटका से पानी आता है। ये आपका हमारा वन भैंसा, हमारा राष्ट्रीय पशु इसको बोला जाता है, जो ढोलक जो ये पुरुष बजा रहे हैं उसको बीरिया ढोल बोला जाता है। ये हमारी इंद्रावती नदी है, ये जो बह रही है ना। ये देखो, ये हमारा चित्रकूट वाटरफॉल है, ये चित्रकूट वाटरफॉल, ठीक है। ये हमारे पहाड़ी मैना है, यहाँ पे बैठी है। पहाड़ी मैना हमारे राजकीय पशु, राजकीय पक्षी है। भाई मैंने इसको राष्ट्रीय बोल दिया, कि राजकीय यार, है ना, छत्तीसगढ़ की, ध्यान रखना। और क्या है, ये जो रखे हैं ना, ये जो इसका रखे हैं, क्या बोलते हैं इसको यार, ये जो लोहे का जो एक रहता है, ये वाला लोहे का लंबा सा, इसको बोलते हैं त्रिडुड्डी वाद्य यंत्र। ये ऐसा जमीन पे रख रख के बजाते हैं, ऐसा जमीन पे रख रख के बजाते हैं। ये तो कई बजा रहे हैं, ये बजा रहे हैं, ये बजा रहे हैं, ये बजा रहे हैं, सब लोग एक एक वैसा तो जमीन में रख रख के बजाते हैं ना। एक मस्त उसका आवाज आता है, आप यूट्यूब में देखना किसी, है ना, उसमें अच्छा होगा। मेरे ख्याल से मैंने सब चीज डिटेलिंग कर दिया, कोई तो बचा नहीं। तो ये बस्तर पंडुम का वो है। तो इसमें क्या नहीं है, साल का वृक्ष नहीं है, साल का वृक्ष नहीं है, ध्यान रखेंगे। सागौन का नहीं है, ठीक है, साल सागौन का वृक्ष नहीं है। ताड़ी का है, सल्फी का है। क्वेश्चन में लौटते हैं, ये देखिए, साल का नहीं है, ताड़ी का है, सल्फी का। तो आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इस बस्तर पंडुम का डिटेल से देख लो। छत्तीसगढ़ की समृद्ध आदिवासी संस्कृति का महोत्सव है बस्तर पंडुम 2025, हर साल मनाया जाता है। का आयोजन 12 मार्च से 3 अप्रैल के बीच किया जाता है, लेकिन इसको आप 4 अप्रैल कर लो, ठीक है। इसको क्या कर लो, 4 अप्रैल कर लो, तक किया गया। मुख्यमंत्री सिद्धू साय के द्वारा इसको जो है शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य बस्तर की पारंपरिक कला संस्कृति को संरक्षित करने में, जो लिख रहे उसके लिए भी काम आएगा दोस्तों। इस महोत्सव में 7 प्रमुख विधाएं प्रतियोगिताएं हुई हैं। कितना, 7, आपको ध्यान रखना है। ये सारे एग्जाम में काम आएगा, बता रहा हूँ। एडीओ के, एडीआई के, पटवारी के, अमीन के, कांस्टेबल के, सभी एग्जाम में काम आएगा। एसआई के, फॉरेस्ट गार्ड के, सभी के। इनमें जनजातीय नृत्य, गीत, नाटक और वाद्य यंत्र शामिल है। इसके साथ ही पारंपरिक वेशभूषा, आभूषण, शिल्पकला और जनजाति व्यंजन भी प्रदर्शित किए गए हैं। अलग अलग प्रकार के लोकल जो है ना, उन चीजों के बारे में बताया गया। यह प्रतियोगिता 3 स्तरों पर आयोजित की गई। जनपद स्तर पर 12 से 20 मार्च, इसको याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखें कि 3 स्तर पर किया गया। 12 से 20, 21 से 23 और बाकी 1 से 4 अप्रैल, ठीक है। यह महोत्सव बस्तर की समृद्ध संस्कृति, बस्तर की संस्कृति समृद्ध है। आपको अपने जिले की संस्कृति देखनी है कि समृद्ध है कि नहीं। परंपरा को संरक्षित करने और उसे पहचान दिलाने के उद्देश्य से आयोजित की गई। लगातार इसको संजोया जा रहा है, ठीक है। ये देखो, इन्होंने इनॉग्रेशन किया है बस्तर पंडुम का, ठीक है, 12 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16। हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के किस जिले में विमान उड़ान प्रशिक्षण केंद्र, विमान उड़ान प्रशिक्षण केंद्र बताएंगे। देखो यार, मुख्यमंत्री हैं तो भाई कोशिश करेंगे अपने जिले में हो, तो आपको टिक कर लेना है जसपुर, ठीक है। जसपुर जिला में इन्होंने किया है। 16 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने जसपुर के आगडी हवाई पट्टी, इसको याद रखना है ना, कहाँ है, जसपुर में, आगडी, आगडी ये हवाई पट्टी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जसपुर में है, ठीक है। सरगुजा का हवाई पट्टी का क्या नाम है बताओगे मुझे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे, ठीक है। ये जो है किसके द्वारा, 3 छत्तीसगढ़ 3 सीजी एयर स्क्वाड्रन एनसीसी कैडेट को दिए जा रहे प्रशिक्षण, फ्लाइंग प्रशिक्षण दिया जा रहा 3 सीजी एनसीसी, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। इस प्रशिक्षण के विमान क्षेत्र में करियर बनाने हेतु युवाओं सपनों को नई उड़ान मिलेगी। हाँ भाई, अगर सिखाया जाएगा तो नई उड़ान तो मिलेगी, कैरियर बना सकते इसमें, ऐसा सोच में आएगा। 17 है, हाल ही में किस जिले को बार काउंसिल के जीर्णोद्धार और ई लाइब्रेरी हेतु 1 करोड़ की वित्तीय राशि की घोषणा की गई है, बताइए। आप लोग भी तो कमेंट करिए, जसपुर को ही मिला है भाई, जसपुर को, है ना। तो क्या है, जीर्णोद्धार करेगा कौन सा, बार काउंसिल का मतलब एडवोकेट लोग का ऑफिस, और ई लाइब्रेरी बनाया जाएगा, ठीक है। तो जसपुर जिले को यह राशि मिली है। ये इसका डिटेलिंग है, आप लोग देख सकते हैं। 18 क्वेश्चन नंबर है, छत्तीसगढ़ में ऊर्जा क्रांति हेतु परमाणु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पादन परियोजना में एनटीपीसी द्वारा कितना धनराशि निवेश किया जाएगा। अब हमारे देश में भैया, देश तो छोड़ो, हमारे छत्तीसगढ़ में परमाणु से
क्या बनने वाला है? ऊर्जा बनने वाला है। बालोद या फिर कांकेर, यहाँ पे परमाणु संयंत्र लगने वाला है। तो जो जो बालोद कांकेर में रह रहे हो, जगह वगह देख लो, है ना, तुम कि प्लांट अगर आसपास लगे तो अच्छा मुआवजा मिलने वाला है, जमीन वमीन खरीद लो भाई। ठीक है, तो 18 नंबर का आपका आंसर है 80 करोड़, 80,000 करोड़ रुपए। ये करोड़ है, करोड़ नहीं है। 80,000 करोड़ रुपए निवेश किया जा रहा है एनटीपीसी के द्वारा। ठीक है, और ऊर्जा उत्पादन इससे किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में आएगी ऊर्जा क्रांति। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में प्रदेश में परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की शुरुआत हुई है। इस परियोजना में एनटीपीसी द्वारा 80,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। 80,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। राज्य का बजट कितना है आपको पता है? 1,65,000 करोड़, और 80,000 करोड़ का अकेला एनटीपीसी निवेश करेगा। मतलब आप समझ सकते हो ये कंपनी कितने महंगी कंपनी होगी, छत्तीसगढ़ राज्य के बजट से भी महंगी कंपनी होगी। तो 80,000 करोड़ मतलब अगर इसको डबल कर दो ना, 2 ऐसे प्लांट लगा देना, तो छत्तीसगढ़ के बजट के बराबर अकेला एनटीपीसी है। ये बात समझ लो आप। ठीक है, जानकारी रखनी चाहिए। ऐसे रेशनल करोगे ना तो आप लोग को अच्छा ध्यान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में, रेशनल का मतलब तार्किक करना, हाल ही में 25 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त मड़वा रानी बैराज, इसको बताएंगे कहाँ पे मड़वा रानी बैराज किस नदी पर बनाया जाएगा? बताओ दोस्तों। लिफ्ट इरिगेशन से बढ़ेगी 500 हेक्टेयर सिंचाई परियोजना। यार सब ना सरगुजा तरफ ही हो रहा है, सरगुजा। बस्तर तरफ नहीं हो रहा है यार, गलत बात है। बस्तर में ये इरिगेशन होना चाहिए यार, बस्तर के लोगों को बड़ा समस्या है, पता है। यहाँ पे कोई इरिगेशन नहीं है, आप देखो ना, पैदावार भी नहीं है। आप लोग तो लगभग 14 से 20 कुंटल प्रति एकड़ लेते हो, बस्तर में पता है कितना कुंटल लेते हैं? 5 कुंटल से 10 कुंटल धान आता है मात्र, पता है। चलो ये एक अलग बात है। ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने से ना आप लोग का क्या है, ये क्वेश्चन आंसर याद होगा। मड़वा रानी बैराज जो है हसदेव नदी पे बन रहा है दोस्तों। ठीक है, 25 करोड़, हजार नहीं, 25 करोड़ की स्वीकृति मिली है इसको बेहतर करने के लिए। तो यह हसदेव नदी पे है मड़वा रानी बैराज, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, छत्तीसगढ़ के पहले कवि एवं उपन्यासकार कौन है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? जबरदस्त क्वेश्चन है, क्या बात है। पहले कवि, ठीक है, ये लेखक नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना है कि कवि है। विनोद कुमार शुक्ल जी, विनोद कुमार शुक्ल जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और ये कौन से नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार था? 59th नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला है। इसके बारे में डिटेल से देखते हैं ताकि आप लोग को और समझ में आएगा। 59th क्रम का ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला है, जो कि छत्तीसगढ़ के हैं, कवि हैं, और इनसे पहले भी इनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, उसके बारे में देखते हैं। प्रख्यात हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वोच्च साहित्य सम्मान आपको ध्यान रखना है कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। विनोद कुमार शुक्ल जी को हिंदी साहित्य में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए चुना गया है। 88 वर्षीय विनोद कुमार शुक्ल कहानी लेखक, कविता, निबंध, उपन्यास के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। वे छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं जिन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान मिला। साथ ही में वे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले 12वें हिंदी साहित्यकार हैं। देखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार हर क्षेत्र में मिलता है। कोई मिथिला में रच रहे हैं, कोई भोजपुरी में रच रहे हैं, कोई मराठी, तेलुगु, बंगाली, कन्नड़, मलयालम, असमीज, सभी भाषाओं के लोगों को, कवि को मिलता है। लेकिन हिंदी के बोले तो ये 12वें साहित्यकार है अपने, ठीक है, प्राप्त करने वाले 12वें साहित्य। उसके बाद जितने मिले सभी अलग अलग भाषाओं को मिले। तो ये गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ का व्यक्ति छत्तीसगढ़ी है, तो ठीक है ना। हिंदी में 12वें क्रम का पुरस्कार लाया है, जबकि बिहार, यूपी, झारखंड ये जो मेन बेल्ट को छोड़ करके, ये देखो कैसे दिखता है पुरस्कार, कितना शानदार चीज है। इसके साथ साथ कुछ मेरे ख्याल से पैसे भी मिलते होंगे, उसके आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं। विनोद कुमार शुक्ल जी के बारे में जानते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ के हैं, तो हमें जानना बहुत जरूरी है। विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म 1 जनवरी 1937 को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में हुआ। वे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक हैं, वे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक हैं। उनका पहला काव्य ग्रंथ लगात जय हिंद, लभाग जय हिंद, सॉरी, पहला काव्य ग्रंथ है उनका लभाग जय हिंद, 1971 में प्रकाशित हुआ है। बिल्कुल पूछा जा सकता है, एक क्या बोलना चाहिए, कूट में पूछा जाएगा, मैं बता रहा हूँ, कूट में पूछा जा सकता है। पहला ये देख लीजिए कि पहला काव्य ग्रंथ क्या है, लभाग जय हिंद, 1971, ठीक है। और ये रहने वाले राजनांदगांव के, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इनका जन्म तो ठीक है। विनोद कुमार शुक्ल की लेखनी ने हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयां दी है। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं दीवार में
एक खिड़की रहती है, इसको लिख लो, कॉपी पेन रखे हो तो साइड में लिख लो। पहला मैंने बताया लगात जय हिंद, दूसरा है दीवार में एक खिड़की रहती। भाई एडीआई के लिए ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले बता रहा हूँ, एडीआई है, एडीओ है, जिसे 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। उस समय भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका था, लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था, ध्यान रखेंगे। नौकर की कमीज, नौकर की कमीज 3 ग्रंथ मैंने अभी बता दिए शामिल है, जिस पर प्रसिद्ध लेखक फिल्म निर्देशन मनी कौल ने एक फिल्म भी बनाई है। मनी कौल ने इस पर बनाई है, नौकर की कमीज में एक फिल्म भी बना है। उनकी चर्चित काव्य ग्रंथ सब कुछ होना बचा रहेगा, ठीक है। तो सब कुछ होना बचा रहेगा, यह जो है 4 ग्रंथ है, हो गए विनोद कुमार शुक्ल जी के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों ये पार्ट 1 है वीडियो का हमारा, ठीक है, पार्ट 1 है, 40 मिनट का लगभग रिकॉर्डिंग हो चुका है। आपको पार्ट 2 भी मिलेगा, वो भी लगभग 30 से 40 मिनट होगा। इन सारे चीजों में आपके पूरे मार्च की करंट अफेयर्स करा दिया जाएंगे, कोई क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। कुछ क्वेश्चन छूटेगा तो हम उसका और ले आएंगे, लेकिन क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हमारी कोशिश रहेगी। तो पार्ट 1 आपका हो गया। पार्ट 1 इस वीडियो को देखने के बाद आप पार्ट 2 देख लीजिए। अगर आप पार्ट 2 वीडियो देखने वाले हैं, है ना, तो पार्ट 1 पहले देख लीजिएगा। तो इसी के साथ धन्यवाद, हमारे चैनल पर अभी तक आपने अच्छे से सुना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों तक शेयर करें। और मैं क्वेश्चन नंबर 21 से अभी सेकंड फेज में वीडियो डालने वाला हूँ। फर्स्ट फेज का वीडियो देख लीजिए, तो सेकंड फेज आप वीडियो देखें। थैंक यू सो मच।